हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर हिस्ट्री और कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 47 यानी कि 47 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 48 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इन अर्ली मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रेफर्स टू। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जीतल से क्या संदर्भित था? अब जीतल किसको कहते थे? जीतल कहते थे कॉइन यानी कि सिक्के को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मध्यकालीन भारत की यहाँ पे बात की गई है, तो मध्यकालीन भारत में ही सल्तनत काल उभरी थी। तो सल्तनत काल कितने वंशों को मिला करके बनती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो सल्तनत काल टोटल 5 वंशों को मिला करके बनती है। अब वो 5 वंश कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा आता है? तुगलक वंश। उसके बाद आता है सैयद वंश और उसके बाद आता है लोधी वंश। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्यन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता था? तो कौन सा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऐहोल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐहोल वर्तमान में किस स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटका में। ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। देखो चालुक्यों की यहाँ पे बात की गई है। तो जो चालुक्य वंश था उनकी प्रारंभिक राजधानी ऐहोल ही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी, कहाँ पर? बादामी में। अब देखो ऐहोल को कुछ और भी कहा जाता है, तो ये भी आपको नोट रखना है। ऐहोल को देखो क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर यानी कि भारतीय वास्तुकला का पालना भी कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मलिक कफूर वॉज हुज जनरल। तो मलिक कफूर किसका सेनापति था? आप सभी को पता है कि मलिक कफूर जो है तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमने देखा कि मलिक कफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो 1296 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ किले पर इसने कब कब्जा किया था, कब आक्रमण किया था? तो देखो चित्तौड़गढ़ किले पर इसने कब्जा किया था 1303 में, ये मैंने आपको बताया हुआ था। उस समय जो है तो चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था? तो वो था राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो उनका नाम था पद्मावती। तो ये भी आपको नोट रखना है। फिर नकद वेतन देने हो गई, ये कुछ एक प्रथाएं उसने शुरू की थी, जैसे नकद वेतन देना, स्थायी सेना रखना, घोड़ा दागने की प्रथा, उसके बाद सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। ये सारी की सारी प्रथाएं किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाई दरवाज़ा हो गया, सीरी का किला हो गया, फिर जमैत खाना मस्जिद हो गई, हजार खंबा महल हो गया। इनका निर्माण भी किसने किया था? तो इनका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और अलाउद्दीन खिलजी को ने खुद को जो है तो एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का क्या नाम था? सिकंदर ए सानी, यानी कि यह खुद को जो है तो द्वितीय सिकंदर भी कहता था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट कंपोजिट और इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन। तो निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था? अब नहीं था, कौन सा नहीं था? तो वो शहनाई नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ फेमस शहनाई वादक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको नोट रखते हैं। तो कुछ एक फेमस शहनाई वादक हैं, जैसे बिस्मिल्ला खां हो गए, फिर अली अहमद हुसैन खां हो गए, फिर उसके बाद दया शंकर हो गए। तो ये 3-4 नाम आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भक्त तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्परर। तो भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? अब भक्त तुकाराम जो है तो जहांगीर के समकालीन थे। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे क्या पूछा जाता है? कई बार आपसे पूछा जाता है तुलसीदास। तुलसीदास किसके कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन थे? तो तुलसीदास का आपको नोट रखना है, यह अकबर के समकालीन थे। फिर देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था। तो कृष्ण देव राय यह किसके समकालीन थे? तो यह बाबर के समकालीन थे। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, कुमार संभवा एन एपिक पोइम वॉज कंपोज्ड बाई। तो कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? अब देखो कुमार संभव किसने लिखा है? तो यह कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कालिदास ने ही एक और लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास ने ही लिखी है। अच्छा, ऑप्शन बी में है हरिसेन। तो हरिसेन ने किसकी रचना की है? अब देखो हरिसेन था कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक राजा था। और हरिसेन ने किसकी रचना की है? तो इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। ऑप्शन से में देखो चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई कौन थे? तो देखो चंद्रबरदाई किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। और चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना भी की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन डी में है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किसकी रचना की है? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की है और हर्षचरित की रचना की है, क्योंकि हर्ष के यह दरबारी कवि थे। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगला क्वेश्चन। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? अब देखो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था संभाजी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखो शिवाजी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ पर कैद किया था, किस भवन में कैद किया था? तो ये भी आपको नोट रखना है कि शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद किया था। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, तो ये आपको नोट रखना है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। कहाँ पर थी? रायगढ़ में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। अच्छा, शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा था? तो देखो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने सूरत को एक तो 1664 में लूटा था और दूसरी बार 1670 में लूटा था। तो ये दोनों की दोनों डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 14 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? तो देखो जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज जो है तो भारत में कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो है तो भारत आए थे। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? तो वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसियों में कुछ एक किले बनाए थे, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था, यह था कहाँ पर? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसियों में कुछ किले बनाए थे। तो सबसे पहले देखो यही बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये था कहाँ पर, कहाँ पर यह पड़ता था? तो यह पड़ता था मद्रास में। मद्रास जो है तो प्रेजेंट में किसका नाम है? तो मद्रास जो है तो चेन्नई का वर्तमान नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो इन्होंने ये बनाया था, उसके बाद इन्होंने क्या बनाया था? उसके बाद इन्होंने फोर्ट विलियम किला बनाया था। फोर्ट विलियम कहाँ पर पड़ता था? तो वो पड़ता था कलकत्ता में। उसके बाद उन्होंने फोर्ट लुई भी बनाया था। फोर्ट लुई कहाँ पर पड़ता था? तो यह पांडिचेरी में पड़ता था। तो ये तीनों के तीनों किले भी आपको इनके बारे में नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर 2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चंस हम इकोनॉमी के भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 68 है। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो कौन सा देता है? वो देता है टर्शरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो प्राइमरी सेक्टर की यहाँ पे बात की गई है, सेकेंडरी की गई है और टर्शरी की गई है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यह किस सेक्टर में है और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इनके। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो प्राइमरी सेक्टर में जो है तो एग्रीकल्चरल और अलाइड सेक्टर सर्विसेज आती हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई। ओके, ऑप्शन बी में देखो सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसको कहते हैं, और इसमें हैवी इंडस्ट्री आता है, लाइट इंडस्ट्री इसमें आता है, कंस्ट्रक्शन इसमें आ जाता है, क्राफ्ट आ जाता है, फैशन आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स मैंने आपको सेकेंडरी सेक्टर के बता दिए। ऑप्शन सी में है टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में जो है तो इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, और इसमें क्या क्या आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बैंक सेक्टर आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है, फ्रेंचाइज आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको सारे के सारे नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वॉज? तो भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? अब देखो भारत में जो योजना अवकाश की अवधि थी वो थी 1966 से लेकर के 69 के बीच में। अब देखो योजना अवकाश काल था क्या? योजना अवकाश काल वो था जब जो है तो पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में लागू नहीं थी। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि उस समय हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू क्यों नहीं थी, यानी कि आप कह सकते हो कि पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में 1966 से लेकर के 69 के बीच में नहीं थी। अब क्यों नहीं थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो 1962 1962 में आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था।
तो उसके बाद सीधे ही जाकर के 1965 में पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया था और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। तो इस वजह से देखो क्या हुआ था, लगातार जो है तो संसाधनों की कमी हो गई थी और इसलिए हमको जो है तो पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करना पड़ा था। और पंचवर्षीय योजनाओं को हमको बंद करना पड़ा था 1966 से लेकर के 69 के बीच में, और इसी को कहा गया था योजना अवकाश काल। तो ये सारा का सारा बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। तो देखो आपको नोट रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं लाई गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन योजना अवकाश काल के दौरान लाई गई थी, यानी कि 1966 और 69 के बीच में लाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ग्रीन रेवोल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो ये भी बेसिक सा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे पहले पर आ जाता है बिहार। अब बिहार ऑप्शन में नहीं है। और सेकंड पर आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ONGC वॉज सेटअप इन, तो ONGC की स्थापना कब हुई थी। अब देखो ONGC की स्थापना हुई थी 1956 में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ONGC की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के वसंत कुंज में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसके प्रेजेंट में चेयरमैन या फिर आप कह सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो है डॉक्टर अलका मित्तल। तो ये भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संघटक नहीं है। अब देखो पर कैपिटा इनकम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो गया, ये सारे के सारे HDI के संघटक हैं। बाकी हेल्थ और न्यूट्रिशन यानी कि स्वास्थ्य एवं पोषण, यह जो है तो HDI का संघटक नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तो हमने देख लिया हेल्थ और न्यूट्रिशन, कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है पोवर्टी रेट, क्या दे दिया जाता है, पोवर्टी रेट। तो पोवर्टी रेट और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये जो है तो HDI के संघटक नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया व्हाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की भी हमने बात की थी, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ऑल अराउंड वर्ल्ड कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और इंडिया में किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। तो ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। तो देखो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।